हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है इतिहास का। आज हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और जितना क्लास 10th का जितना चैप्टर है वो एक एक चैप्टर करके हम डेली वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आप इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट हासिल कर सकें। क्लास 10th का खास करके, और जो बच्चे डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है, जो डीएलएड का सिलेबस है उसको मैंने देखा तो उसमें जो क्लास 10th और 9th का चैप्टर है उसको भी उसमें शामिल किया गया है, उसमें उनको इंक्लूड किया गया है। तो आप डीएलएड वाले हो या फिर क्लास 10th की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये पहला चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है, तब जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद जो है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए, तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय का अर्थ क्या होता है? अगर इसको एकदम सिंपल में समझा जाए राष्ट्रवाद क्या है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब होता है देश से प्रेम करना। आपको किसी देश से लगाव है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमको इंडिया से लगाव है, इंडिया से प्रेम है, इंडिया से मोहब्बत है। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा विचार है और ये हमारा आइडियोलॉजी है। ये एक विचारधारा कह सकते हैं, ये एक सोच है, ये देश के प्रति लगाव होना है। अगर आपको देश के प्रति लगाव है तो आप राष्ट्रवादी है, ये विचारधारा है। हम हर देश को, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत से हमारा लगाव है, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम राष्ट्रवादी है। तो ये व्यवस्था राष्ट्रवाद, और अगर हमारे अंदर ये भावना है, हमको देश से लगाव है, देश से प्रेम है, तो हम एक राष्ट्रवादी हो गए। तो राष्ट्रवादी कहलाने के लिए आपको देश से लगाव होना ज़रूरी है, तब तो आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे। नहीं तो फिर आप देश से बाहर ही होंगे तो आपको देश से लगाव नहीं होगा। तो आप अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा देखिएगा तो हम आपको परिभाषा नहीं रटवा रहे हैं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब समझिए, एक लाइन में समझिए। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम करना। क्या होता है? देश से लगाव, देश से प्रेम, यही राष्ट्रवाद है। ये आया कब? ये राष्ट्रवाद जैसी भावना, ये एक शब्द कहाँ से जन्म लिया, इसके बारे में समझिए। राष्ट्रवाद जो है, इसका जन्म पुनर्जागरण काल से, पुनर्जागरण काल की शुरुआत 15वीं सदी से इटली से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इटली से पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई। ये पुनर्जागरण काल है क्या? देखिए, ये शब्द से समझ सकते हैं। पुनर्जागरण, पुनर् मतलब दोबारा, जागरण मतलब जागना। जब इंसान, इसका सीधा सा मतलब है यूरोप में मध्यकाल से लोग जब आधुनिक काल में आया, एक नया युग में आया, तो ये पुनर्जागरण काल कहलाया। जैसे आप मध्यकाल में देखिएगा, 14वीं से 15वीं सदी में, उस समय लोगों के पास ज्ञान की कमी थी, लोगों के पास शिक्षा नहीं था, विज्ञान के अभाव था, बहुत सारा चीज़ नहीं था। तो लोगों के पास जब शिक्षा आता गया, विज्ञान का विकास हुआ, तो लोग एक नया दुनिया में चले आया, एक आधुनिक दौर में आया, तो इसको बोला गया पुनर्जागरण। तो देखिए, यूरोप में क्लास 9th में एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़े होंगे कि यूरोप को मध्यकाल में अंधकार का युग बोला जाता था, क्योंकि उस समय लोगों के पास शिक्षा की कमी थी। और ईसाई के जो पादरी होते थे, जैसे अलग अलग धर्मों में, मुसलमान में मौलाना बोलते हैं, तो ईसाई में जो होते हैं उनके विद्वान को हम पादरी बोलते हैं। तो वो जो है, उनकी बातों को ही वहाँ वैल्यू दिया जाता था। वो जो बोलते थे वो होता था, उसी को सच माना जाता था। वो कहते थे कि पृथ्वी चपटी है तो पृथ्वी चपटी है,
अब उनके खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता था, यानी कि उसी का दबदबा था पूरे यूरोप में। लेकिन जब लोगों के पास शिक्षा आया, लोगों के पास ज्ञान आया, तो उस दौर से वो मध्यकाल से निकलकर एक आधुनिक दुनिया में आया, एक नया दौर में आया। तो इसी को बोला गया पुनर्जागरण। इसकी शुरुआत इटली से 15वीं सदी में हुआ था। और जो लोग, आपको पता है यूरोप की कहानी हम पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, वो लोगों के अंदर देश से लगाव, देश से प्रेम जैसी भावना कैसे पनपा। चूंकि देश के अंदर वो लोगों को गुलाम करके रखा गया बहुत दिनों तक। वो लोगों के पास ना ही शिक्षा था, ना ही कुछ था, तो उस पर शोषण होता गया। लेकिन कब तक वो जुल्म करता, कोई कब तक जुल्म करता है, जब तक उसके पास, वो जब तक बेबस होता है। तो जब वहाँ के लोगों के पास शिक्षा, वहाँ के लोगों के पास ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें आई, तब उसको लगने लगा कि हमको इससे बाहर निकलना है। जो हम पर शोषण कर रहा है, जो हम पर अत्याचार कर रहा है, उससे लड़ना है और उसके शोषण से छुटकारा पाना है। तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए, ये राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, ये कहाँ से हुआ? ऐसे तो बोला जाता है पुनर्जागरण काल 15वीं सदी से, लेकिन 15वीं सदी में के बाद 18वीं से 19वीं सदी में अगर आप देखिएगा, 18वीं से 19वीं सदी में, तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा इसका व्यापक रूप लेता गया। क्योंकि धीरे धीरे लोगों के अंदर देश से लगाव जैसी भावना पनपा। उसके बाद वो राजाओं के खिलाफ, पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था, वो लोगों को, जैसे यूरोप में पहले कोई 18वीं सदी के मध्य में देखिएगा, वो कोई एक राष्ट्र नहीं होता था। छोटे छोटे क्षेत्रों पर एक एक राजा हुआ करता था, अलग अलग वंशों का राजा। जैसे फ्रांस में बुर्बो राजवंश, फ्रांस में लुई 16वां का नाम सुने होंगे आप लोग। लुई 16वां बुर्बो राजवंश का शासक था। ऐसे ऐसे आर्लियंस वंश, हैप्सबर्ग, ऐसे ऐसे अनेक वंश था जो यूरोप पर शासन किया। लेकिन उस पर जब खूब ज़्यादा अत्याचार, जुल्म और सितम ढाया गया, वो लोग उस जंजीरों से बाहर निकलना चाहते थे। तो इसका मतलब उसके अंदर जब देश के प्रति लगाव आया कि ये लोग अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो इससे हमको बाहर निकलना होगा हर हाल में। तो आपको राष्ट्रवाद का जो ये जन्म हुआ है, ये फ्रांस की एक कहानी है, वहाँ से ये शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, क्लास 9th में एक चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का जन्म एक तरीके से माना जाता है कि वहाँ से ये पनपा। वहाँ से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ समझिए। फ्रांस का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था उसका? लुई 16, अंग्रेजी में बोलिएगा तो लुई 16। लुई 16वां फ्रांस का राजा था, जो फ्रांस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मनमानी ढंग से काम करने वाला था, करता था। निरंकुश जो कह सकते हैं, स्वेच्छाचारी जिसको बोलते हैं, जो अपने हिसाब से काम करता था, हम जो बोलेंगे वो होगा, ऐसा सोच। और उसकी पत्नी जिसका नाम था मेरी अंतोइनेट लुई 16वां की पत्नी थी। लुई 16वां के बारे में बोला जाता है, लुई 16वां से ज़्यादा खचरी, कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा खर्चीली पार्टी वगैरह होता है ना, उसमें खूब ज़्यादा रुपया लुटाती थी मेरी अंतोइनेट। इसके दरबार में 15,000 नौकर रहा करता था, जो बेफजूल उस पर रुपया लुटाया जाता था। भला 15,000 नौकर का क्या काम है? आप ही बताइए, एक दरबार के अंदर 15,000 नौकर का क्या काम होगा? 15,000 नौकर रह के क्या करेगा? 10 हो गया, 20 हो गया, बहुत हो गया। देश का सारा रुपया लुटा दिया उस पर। तो देश, एक समय आया कि वहाँ की जनता परेशान हो गई। राजा के खिलाफ तो आवाज़ उठाना ही जरूरी था। और वहाँ की जनता जब खूब ज़्यादा परेशान हो गई, वहाँ का धन दौलत सब ये राजा क्या किया? चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरा खजाना खाली कर दिया था। तो वहाँ की जनता परेशान होकर सड़कों पर आंदोलन पर उतारू हो गया। और एक समय आया कि वहाँ की जनता ने ये दोनों पति और पत्नी लुई 16वां और मेरी अंतोइनेट
दोनों को फांसी की सजा दी। उसके बाद सत्ता अपने हाथों में ले ली थी जनता। चूंकि राजा का अंत हो गया, यानी कि राजा को मौत के घाट उतार दिया गया था। सजा वैसा होना भी चाहिए। अगर काम खतरनाक, देखो काम तो पूरा घटिया था, देश का सारा रुपया लुटा दिया इन्होंने। मैरी एंटोइनेट और लुई सोलावा दोनों को फांसी की सजा हुई। उसके बाद कुछ दिनों तक सत्ता जनता के हाथ में रही, लेकिन ये अस्थायी रहा। फिर आ गया राजा का ये शासन। तो देखिए 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, यहाँ सबसे पहली बार वहां के लोगों के अंदर ये मन में आया कि राजा हम पर शोषण कर रहा है, राजा हम पर अत्याचार कर रहा है। तो वहां एक बार एक साथ मिलकर सारी जनता राजा के खिलाफ आवाज उठाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर देश के प्रति लगाव तो आया, यानी कि वो समझा कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमको इसे किसी भी तरीके से इससे छुटकारा पाना है। तो वो लोग देश के प्रति, देश को बचाने के लिए और खुद शोषण से बाहर निकलने के लिए वो लोग राजा के खिलाफ आवाज उठाया था और दोनों को फांसी की सजा हुई। तो कह सकते हैं हम कि राष्ट्रवाद का जो जन्म एक्चुअल में हुआ है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। इसका देखा देखी धीरे धीरे जो भी राष्ट्र, जो भी देश पर राजा शोषण कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, वहां भी राजा के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गया। क्योंकि देखा देखी तो हर चीज होता है। उसी तरीके से धीरे धीरे जैसे भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था, उसी तरीके से हर जगह आंदोलन। एक तो फ्रांस, यूरोप में ही पड़ता है फ्रांस, तो फ्रांस में जब क्रांति हुई तो ये लगभग धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में ये क्रांति फैलती चली गई और एक समय आया कि हर देश आज़ाद होता चला गया। वहाँ के शोषणकारी, वहाँ के स्वेच्छाचारी शासन से सब मुक्त होता गया। और फ्रांस, अब थोड़ा सा फ्रांस का और समझते हैं। फ्रांस में तो कुछ समय के लिए जनता के हाथ में शासन आ गया था जब ये लुई सोलहवां और मैरी एंटोइनेट को फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति था नेपोलियन का नाम सुने, नेपोलियन बोनापार्ट उसका पूरा नाम है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये सेनापति था, फ्रांस का ही था। इन्होंने कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में इनका भी योगदान रहा है। उसके बाद क्या किया, ये खुद फ्रांस की व्यवस्था को संभाला। 1799 में क्या किया, फ्रांस के अंदर से जो डायरेक्टरी का शासन था, राजशाही सिस्टम पूरी तरीके से एकदम निरंकुश, कह सकते हैं मनमानी ढंग से, वो वाली सिस्टम खत्म कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गया नेपोलियन बोनापार्ट को हम खराब नहीं कहेंगे, बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट भी राजशाही को ही कायम रखा, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में ये फ्रांस का राजा बन गया था, अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर लिया। हालांकि नेपोलियन बहुत ही डेंजर कह सकते हैं व्यक्ति था। इन्होंने इससे पहले कई युद्ध लड़ चुका था यूरोप के अंदर, बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने विजय हासिल किया। उसके बाद 1804 में खुद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का राजा बना था। देखो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बना है कि राष्ट्रवाद का जन्म किस क्रांति से माना जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 में बना था। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में वहाँ का राजा बना, लेकिन ये जब आया था तो कुछ बेहतर सुधार किया फ्रांस के अंदर। जो जन्म के आधार पर उसको विशेष अधिकार लोगों को दिया जाता था, खास करके जो अमीर लोग होता था, कुलीन वर्ग जिसको बोला जाता है, जो पूंजीपति कैटेगरी के होते थे, उसको विशेष अधिकार दिया जाता था। ऐसा ही होता था राजा के समय, जो उच्च कोटि के होते थे, उच्च कैटेगरी के होते थे, उसको ज़्यादा अधिकार मिलता था। जैसे कोई अगर निचली जाति के होते थे, छोटी जाति के, तो अगर वो कितनों महान काम कर ले, उसको बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था। ये सब कमियां थी, उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने सुधारा था। नेपोलियन बोनापार्ट कानून के समक्ष समानता का जैसा सिद्धांत लाया फ्रांस के अंदर कि सबके लिए समान कानून होगा, ऐसी व्यवस्था भी नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट यहां तक सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। ये जो है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, फ्रांस में जब कुछ सुधार हुआ था, तो फ्रांस की जनता सिर्फ इसको फ्रांस में ही नहीं, वहाँ की जनता का कहना था ऐसा पूरे यूरोप में होना चाहिए। तो वहाँ की जनता और खुद नेपोलियन
इन्होंने अपनी सेना को और आगे बढ़ाया। स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हंगरी, हर जगह, ऑस्ट्रिया वगैरह हर जगह अपनी सैनिक को भेजा और वहाँ के लोगों में भी राष्ट्र के प्रति भावना पैदा हुई और वो लोग भी राजा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। तो इटली में तो हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है राष्ट्रवाद के प्रचार करने में। राष्ट्रवाद का प्रचार में नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी अहम योगदान रहा है। इन्होंने अपने प्रयास से सबसे पहले इसमें दो देश का नाम खास करके आता है, एक इटली और एक जर्मनी। इटली और जर्मनी जो था वो काफ़ी टूटा फूटा बिखरा हुआ था। जैसे आप भारत की बात करिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज एक जैसे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे पहले नहीं हुआ करता था। जब अंग्रेज यहाँ से गया था तो आपको पता है अंग्रेज भारत को कितने खंडों में बांट दिया था, लगभग 550 प्लस भारत उतने भागों में टूटा हुआ था, उसको एक किया गया। उसी तरीके से इटली और जर्मनी जो था वो भी कई खंडों में टूटा हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, उसको बहुत सारे क्षेत्र को जोड़ करके एक गणराज्य बनाया। जैसे ट्रांसपेरेंट गणराज्य इटली में, सिसले-पाइन गणराज्य भी था, 2 गणराज्य का नाम इटली में, और एक जर्मनी में। जर्मनी लगभग 300 खंडों में टूटा हुआ था। तो जर्मनी जो था, जर्मनी लगभग 300 भागों में बटा हुआ था और उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने लगभग 39 राज्यों को जोड़कर एक कर दिया, एक गठित किया, जिसका नाम था जर्मन राइन संघ। तो क्वेश्चन आता है, जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। आगे चलकर हुआ क्या, जब नेपोलियन बोनापार्ट 14 से 15 के आसपास ये फिर एक युद्ध लड़ा था। क्योंकि युद्ध लड़ने में नेपोलियन बोनापार्ट बहुत आगे था, बहुत खतरनाक भी था ये नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में इसका पतन हो गया, ये युद्ध हार गया था। तो पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया था वो सबसे खतरनाक था और वहाँ का था एक चांसलर मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो काफ़ी खतरनाक था। उन्होंने क्या किया, जब ये देखा कि नेपोलियन हार गया तो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। थोड़ा सा कहानी को है, बस कहानी से अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए, फिर देखिए ताकि समझ में आ जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जब पतन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो सबसे खतरनाक, वो पूरी तरीके से यूरोप के अंदर राजशाही ही देखना चाहता था। सिर्फ राजा का शासन होना चाहिए, कहीं लोकतंत्र नहीं, कहीं जनता का शासन नहीं। ऐसे ऑस्ट्रिया और पर्सा का नाम आता है, जो सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र देखना चाहता था। उन्होंने क्या किया, फिर से फ्रांस के अंदर क्या किया, वही व्यवस्था नेपोलियन से पहले वाला, नेपोलियन ने जो सुधार किया था फ्रांस के अंदर, वो व्यवस्था को पलट देना चाहा। कौन? मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन आता है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये चांसलर जो था ना मेटरनिक, इतना खतरनाक था। इन्होंने 1815 में 14 से 15 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा करके, उसको हराने के लिए बहुत सारा देश उसमें शामिल था, जिसमें से तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने जो भी सुधार किया था फ्रांस के अंदर, उस सब का सब तोड़ फोड़ के रख दिया। कौन? मेटरनिक ने एक सम्मेलन किया तुरंत 1815 में एक सम्मेलन बुलाया था वियना में। कहां बुलाया था? वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वहां एक सम्मेलन बुलाया जिसमें से ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये सब देश उसमें शामिल था। तो ये सब चाहता था कि पूरे यूरोप में राजतंत्र रहे, कभी भी वहाँ की जनता कोई आंदोलन ना करे, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब मिल करके 4-5 देश जो था, जो पूरे यूरोप के अंदर क्या देखना चाहता था? सिर्फ राजतंत्र, सिर्फ राजा का शासन देखना चाहता था। वहाँ की जनता से वो लोगों को कोई मतलब नहीं था। यानी कि जनता चाहती थी कि हम बाहर निकले, आंदोलन करें, लेकिन ये लोग एक यूरोपीय कंसेप्ट बनाया था कि अगर कोई भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आंदोलन करना चाहे, कोई ऐसा काम ना करे, उसके लड़ाई को, उसके विरोध को हम किसी भी तरीके से दबा देंगे। ये वो सब प्लानिंग किया था। बड़ा बड़ा देश जो था, जैसे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, फ्रांस, ये सब काफ़ी उस समय वर्चस्व में था पूरे यूरोप के अंदर।
तो ये लोग हमेशा राजतंत्र देखना चाहता था। 1815 में उन्होंने एक बैठक किया वियना में, जिसको वियना सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस भी लिखा रहता है। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था ये समझिए। वियना सम्मेलन हुआ था क्यों? वियना सम्मेलन जो था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी सुधार किया था फ्रांस के अंदर, वो सारी व्यवस्था को चौपट कर दिया। कौन? मेटरनिक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का कौन था? चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। वैसे हम जैसे जर्मनी में भी चांसलर ही बोला जाता है, हमारे भारत में प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो वहाँ का जो चांसलर था मेटरनिक, वो क्या किया? वियना सम्मेलन के तहत इसके द्वारा बनाए गए, इसके द्वारा सुधार किए गए सारे के सारे सिस्टम को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। इसका उद्देश्य था, कहा जाता है कि वियना सम्मेलन जो था, इसका क्या उद्देश्य था? वियना सम्मेलन का उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट ने जो व्यवस्था को बनाया, यानी नई व्यवस्था जो बनाया था, उसको तोड़ करके पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना। यानी पुरानी व्यवस्था जो किसके समय? जो लुई 16वां मेरी अंतोइनेट के समय था, राजा का सिस्टम पूरी तरीके से निरंकुश, वही ये लोग था ही वैसा कि सिर्फ और सिर्फ उस पर ही ये लोग चाहता था कि रूढ़िवादी उसको बोला जाता है, जो सिर्फ पुरानी व्यवस्था को देखना चाहता है, नया बदलाव नहीं देखना चाहता, उसको रूढ़िवादी बोलते हैं। देखिए, रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना हुई, फिर से स्थापना हुई, फिर से बुर्बो राजवंश के, चूंकि फ्रांस में एक वंश हुआ करता था बुर्बो राजवंश, जो कि पहले बता चुके हैं। बुर्बो राजवंश का ही था लुई 16वां, जिसको मार दिया गया था। लुई 18वां फिर आया था। फ्रांस का राजा कौन बना था फिर? लुई 18वां। देखो, फिर से राजशाही आ गया था, रूढ़िवादी की फिर से पुनर्स्थापना हुई, यानी कि फिर से स्थापना हुई। और ऐसा कराने वाला कौन था? यह मेटरनिक था। मेटरनिक 1815 से लेकर 1848 तक इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर रहा। लेकिन कब तक करता है कोई जुल्म? ताकत का अंदाजा, कहा जाता है कि जनता के पास जितना पावर होता है, तो जनता से कोई जीत नहीं सकता है। वहां की जनता ने इसको छोड़ा नहीं, और डर के मारे फिर 1848 में ये मेटरनिक इंग्लैंड भाग गया था। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। इसको देश छोड़ना पड़ा। हुआ कि अब देखिए आगे क्या हुआ। ये वियना कांग्रेस तो आप समझ गए, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन इसको बोलते हैं। ये कौन किया था? मेटरनिक। मेटरनिक ही इसकी मेजबानी कर रहा था। इसमें ब्रिटेन, रूस, तुर्की, फ्रांस ये सब शामिल था। जो किसको हराया था? नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी सुधार किया था फ्रांस के अंदर, वो सारी व्यवस्था को बदल के रख दिया। कौन? मेटरनिक। और ये अपना प्रभाव पूरे यूरोप पर कायम रखा 1848 तक। इसके बीच में 1815 से 1848 तक यूरोप के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। अब देखिए मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक व्यवस्था उसी को बोला जाता है जब वियना कांग्रेस हुआ था, जब वियना सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने जो भी पुरातन व्यवस्था अपनाया और अपनी नीति को जो लागू किया, मेटरनिक अपनी पॉलिसी को अपने हिसाब से कैसे काम करेंगे पूरे यूरोप के अंदर, मेटरनिक व्यवस्था, यानी कि उन्होंने जो भी व्यवस्था यूरोप में अपनाई थी उसको मेटरनिक व्यवस्था बोला गया। मेटरनिक क्या क्या किया पूरे यूरोप के अंदर? उन्होंने फ्रांस के अंदर खास करके जो भी मीडिया वगैरह सब पे सेंसरशिप लगा दिया गया, कोई लिख नहीं सकता है। खास करके यूनिवर्सिटी और छात्र पर भी नजर रखा जाता था कि हमारे खिलाफ पढ़ा तो नहीं रहा है, हमारे खिलाफ तो लेक्चर नहीं चल रहा है, वो सब पर नजर रखा गया। ये काम मेटरनिक किया था। क्योंकि राजशाही हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? आज देख रहे हो उत्तर कोरिया के किम जोंग का नाम सुने होंगे, कितना खतरनाक है। वो जो बोलता है वही होता है, और उसी के अनुसार होना, वो लोग डर डर थर थर कांपता है वो वहां की जनता, क्योंकि राजा का सिस्टम है और डिक्टेटरशिप है, तानाशाही जिसको कह सकते हैं। मेटरनिक व्यवस्था यूरोप के अंदर, मेटरनिक ने जो व्यवस्था को लागू किया था उसको मेटरनिक व्यवस्था बोला गया। अपने हिसाब से सारा काम होगा। कहां? यूरोप के अंदर। यह था मेटरनिक की चाल, मेटरनिक व्यवस्था। अब समझिए 1830 और 1848 की क्रांति, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हम आपको प्रश्न भी करवाएंगे, इससे जितना एक वीडियो में बन सकता है लेक्चर, आपको ये लेक्चर के बाद इससे जो जो प्रश्न बना है ये सारे प्रश्न को हम आपको बता देंगे। फिर आप हमें कमेंट में आपको नंबर डाल देंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहाँ से आप इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वहाँ वो आप ले सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में जो है
सिर्फ लेक्चर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे और भी अच्छे तरीके से। देखिए है कुछ नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर उसको देखिए, समझ में आ जाएगा निश्चित। मेटरनिक व्यवस्था तक आपको समझाए। देखिए मेटरनिक ने यूरोप के अंदर 1848 तक शासन किया, 1815 से 48 तक उसका प्रभाव रहा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या, फ्रांस से कहानी स्टार्ट होता है। फ्रांस में वियना सम्मेलन के बाद, कौन सा सम्मेलन के बाद, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस उसी को बोलते हैं, वियना कांग्रेस। देखिए यहां लिखा है वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन। जब वियना सम्मेलन हुआ था तो उसमें फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने सुधार किया था उसको क्या किया गया, उसको सारी व्यवस्था को पलट दिया गया और वहां फिर से बुर्बो राजवंश के ही जो शासक थे लुई 18वां को बैठाया गया था। जो वो ठीक ही ठाक था, लुई 18वां, वो उतना भी खतरनाक नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ सुधार भी किया था फ्रांस के अंदर। 1821 में उन्होंने संवैधानिक घोषणा पत्र की भी घोषणा की थी, वहां कुछ सुधार किया था। लेकिन अचानक उसकी 1824 में मृत्यु हो जाने के कारण वहां का राजा बनता है चार्ल्स दसम। फ्रांस का राजा कौन बनता है, चार्ल्स दसम बनता है। ये आपको 1830 की क्रांति समझा रहे हैं। 1830 की क्रांति कुछ यूं था कि वहां वियना कांग्रेस के तहत जब पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया और नेपोलियन बोनापार्ट ने जो व्यवस्था को लाया था उसको खत्म कर दिया गया, तो वहां फिर से बुर्बो राजवंश के शासक लुई 18वां को फ्रांस की गद्दी सौंपी गई, जो प्रतिक्रियावादी और उदारवादी के बीच का रास्ता को निकालता था। हालांकि ये उतना भी गड़बड़ नहीं था, लेकिन इसकी मृत्यु जब 1824 में हो गई थी तो वहां का राजा चार्ल्स दसम बना था, जो काफी, जिसको चार्ल्स 10 बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में चार्ल्स दसम बोल सकते हैं, वो काफी खतरनाक था। उन्होंने उसके शासनकाल में सबसे पहला नंबर तो वो था ही खतरनाक, लेकिन वो अपना एक वजीर भी, एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था जिसका नाम था पॉलीगनेक। उसका नाम क्या था, पॉलीगनेक। पॉलीगनेक जैसे खतरनाक व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। और ये प्रधानमंत्री बनते ही, एक राजा होता है एक प्रधानमंत्री, राजा तो ऊपर होगा हमेशा, और इन्होंने पॉलीगनेक को जब प्रधानमंत्री बनाया था, ये काम ही ऐसा कर रहा था एकदम, जैसे ये प्रधानमंत्री बना था 4 अध्यादेश जारी किया। सबसे पहला क्या किया इन्होंने, जो मीडिया प्रेस था उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद वहां के लोगों का मताधिकार, वोट देने का अधिकार को सीमित कर दिया गया। कुलीनों को लाभ पहुंचाया। कुलीन मतलब जो बड़े उच्च कैटेगरी के थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनको ये लाभ पहुंचाया। और ये काफी देश के लिए सही नहीं था। राष्ट्र के प्रति जब सही कोई भी चीज नहीं होता है तो वहां की जनता फिर से आंदोलन करती है। और 1830 में जुलाई का महीना था, 26 जुलाई को पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस में ये हो रहा है घटना। फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम, जो उसकी मनमानी को वहां की जनता सह नहीं पाई, और एक समय आया कि उन्होंने जुलाई के महीना में ही वहां की जनता फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल आंदोलन किया और राजा को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। और एक समय आया कि वहां राजा डर चुका था और राजा खुद लगभग 31 जुलाई था, और 31 जुलाई को, चूंकि जुलाई में ही ये क्रांति हो रही है, इसीलिए 1830 की क्रांति को जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति को जुलाई की क्रांति बोला जाता है, क्योंकि ये क्रांति कब हुई थी, जुलाई में हुई थी। और राजा को सत्ता छोड़ना पड़ा और चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तो जनता की ताकत देख रहे हैं। जनता जब खड़ा होता है तो कहा जाता है, जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ऐसा ही होता है कि जब कोई जुल्म करता है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है। 1830 की क्रांति आप समझ रहे हैं। चार्ल्स दसम राजा था, पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, जो काफी खतरनाक था। देश के प्रति अच्छा काम नहीं किया, जिसके कारण वहां की जनता ने इसको सबक सिखाया और इसको सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया, और चार्ल्स दसम सत्ता छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। यह था 1830 की क्रांति। उसी तरीके से 1830 के बाद फ्रांस में एक और क्रांति हुई थी, जिसको 1848 की क्रांति बोला जाता है। 1848 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई? 1830 की क्रांति के बाद, ये क्रांति के बाद फ्रांस के अंदर बुर्बो राजवंश का अंत हो गया था। कौन सा वंश का अंत हो गया? बुर्बो राजवंश, जिसमें लुई 16वां,
लुई 18वां, ये सब जो था ये वंश ही खत्म हो गया था। उसके बाद एक नया वंश आया था जिसका नाम था आर्लियंस वंश। कौन सा वंश? आर्लियंस वंश। आर्लियंस वंश जब आया था, इसका एक शासक आया था जिसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था उसका? लुई फिलिप। लुई फिलिप जो था ये शुरू में तो ठीक किया था फ्रांस के अंदर, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग का समर्थक था। सिर्फ बड़े लोगों, कुलीन वर्गों को देखना चाहता था, कोई सुधार करना इसका मकसद नहीं था। इन्होंने भी एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जिसका नाम था गीजो। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जिसका नाम क्या था? गीजो। उसका नाम ही था गीजो। अब नाम जैसा है तो वैसा ही लिखना पड़ेगा। गीजो है तो गीजो बोल रहे हैं। यहाँ चार्ल्स दशम 1830 में पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था। तो पॉलीगनेक, यहाँ आर्लियंस वंश, चूंकि 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश का अंत हो गया और आर्लियंस वंश आया था और उसका राजा लुई फिलिप था। लुई फिलिप स्टार्टिंग में ठीक ठाक काम किया, सबको एक साथ लेकर चला। वहाँ जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग, उसके लिए एक कानून बनाया था। उसको बोला जाता है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति किसने बनाया था? लुई फिलिप ने बनाया था। लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था आगे। और इन्होंने किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये गीजो भी खतरनाक था। गीजो एकदम निरंकुश था, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता उसको, वो जो करेगा वही होगा। तो इसको भी सबक तो सिखाना जरूरी है। कैसा को लुई सोलावा को काट दिया गया, मेरी अंतोइनेट को फांसी की सजा हुई। आप देखे चार्ल्स दशम 1830 की क्रांति, तो ये कहाँ से बचता? वहाँ की जनता गीजो तो था प्रधानमंत्री जिसको लुई फिलिप ने नियुक्त किया था, इसके शासनकाल में भुखमरी जैसी हालात हो गई थी फ्रांस के अंदर। तो वहाँ की जनता ने फिर से एक विशाल सुधार भोज आयोजन किया था पेरिस में ही, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। लेकिन उसको दबाने की कोशिश किया लुई फिलिप कि सबको यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन हटने वाला, जब जनता रोड पर निकल जाती है तो फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ की जनता को जब ये वहाँ आयोजन किया गया था, जब एक सम्मेलन बुलाया गया था, सुधारवादी दल के नेता जो थे, थेयर्स नाम था उसका, उन्होंने एक विशाल भोज का आयोजन किया था, सुधार भोज। यानी कि किस तरीके से यहाँ के राजा को समाप्त कर दिया जाए, इस तरीके से कुछ प्लानिंग करता। लेकिन उसको दबाने के लिए लुई फिलिप ने क्या किया? वहाँ से वो एक तरीके से सिस्टम को वहाँ से उखाड़ फेंका और उसको होने नहीं दिया। तब जाकर वहाँ की जनता पेरिस की गलियों में और वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए, अधिकार ऐसे ना मांगता, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। और वो लोग, फ्रांसीसी लोग, अपने अधिकार को मांगते हुए, लेकिन ये लुई फिलिप और गीजो जो था, इन्होंने क्या किया? वहाँ का जो राजशाही पुलिस था, उन्होंने वहाँ के आंदोलनकारी पर गोली चलवा दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो लोग भी मारा इसको, ऐसा नहीं कि नहीं मारा था। लेकिन पुलिस जब गोलियां चलाई थी तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग डरा नहीं और लाश को लेकर के आंदोलन किया। और एक समय आया कि लुई फिलिप को भी घेर लिया गया और पेरिस पर कब्जा कर लिया वहाँ की जनता। और इस तरीके से लुई फिलिप को कोई मदद करने वाला नहीं था। और एक समय आया कि लुई फिलिप भी गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। तो आपने देखा 1830 और 1848 की क्रांति। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा कोई एक सिंपल सा आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनता है। आपने पहले जाना राष्ट्रवाद क्या होता है, फिर जाना राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ से हुआ, फिर राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान रहा है, रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। आप देखें, रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना वियना सम्मेलन से हुआ था। वियना सम्मेलन मेटरनिक के द्वारा 1815 में, जिसमें ब्रिटेन, पर्सा, फ्रांस, तुर्की ये सब शामिल था। और नेपोलियन के द्वारा किया गया सारे कार्य को पलट के रख दिया गया। रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना हुई। वियना कांग्रेस पढ़ लिए। मेटरनिक व्यवस्था, मेटरनिक ने जो यूरोप में व्यवस्था लागू की थी उसको मेटरनिक व्यवस्था बोला गया। उसके बाद जाने 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति फ्रांस में किस तरीके से हुई। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे का इसमें और भी बचा हुआ है, इसमें पढ़ेंगे आगे इटली और जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ था, जो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। हम आपको इससे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर जो भी बनेगा आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।